Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shaban and my roll number is 5092. In this video we shall study about general test for analysis of pharmaceutical, and this is the second part of this topic. In this video we shall study about introduction of pharmaceutical analysis, thickness test, hardness test, friability test, content uniformity test, spectrophotometric identification test and chromatography identification test. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल देखें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम कोई भी आपके पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन या प्योरीफिकेशन करते हैं। तो इसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कोई आपके पास मिक्सचर है उसकी आप सेपरेशन करना चाहते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं, और कोई कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो आगे है जी, सबसे पहले थिकनेस टेस्ट। थिकनेस टेस्ट को हम मतलब कि किसी भी टैबलेट की थिकनेस या आप कह सकते हैं कि उसका डायामीटर को मेजर करते हैं इसमें थिकनेस टेस्ट के अंदर। उसके हम किसी अपने टैबलेट की डायामीटर को मेजर करते हैं। तो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इस टेस्ट के लिए वो आते हैं जी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपको पता है, इसकी डायग्राम है इधर। तो इसके अंदर हम अपना जो टैबलेट है उसको पुट करते हैं और पीछे से नोब को अच्छी तरह से टाइट करके, तो ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, तो ये हमें उसकी वैल्यू बता देता है कि ये जो आपका टैबलेट है इसकी कितना इसका डायमीटर है। दूसरा ये जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर। इस दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टैबलेट के डायमीटर को मेजर करने के लिए, उससे हमें उसकी थिकनेस का पता चल जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है जी हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट को हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? तो देखिए, हार्डनेस टेस्ट में हम टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हैं कि आपका जो टैबलेट है वो कितना हार्ड है, क्योंकि जो टैबलेट है उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूरिंग पैकिंग उसकी ब्रेक डाउन हो सकती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो जब हम उसको यूज़ करेंगे तो वो डिज़ोल्व ही नहीं होगी, तो उसका जो जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हार्डनेस जो है एक ख़ास लिमिट तक हर टैबलेट की होनी चाहिए जितनी की नॉर्मल होती है। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हार्डनेस टेस्ट को चेक करने के लिए, उसमें एक होता है जी, टेस्टर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो होता है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड फाइजर हार्डनेस टेस्टर। अब हम आगे देखेंगे इसकी इंस्ट्रूमेंट और ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे तो मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैबलेट है रखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी टैबलेट जिसकी हम हार्डनेस को चेक करना चाहते हैं यहाँ पे प्लेस करते हैं और पीछे से नोब को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है इसका लोड आ रहा है, कितना लोड इसके ऊपर अप्लाई होगा, जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मतलब कि हम पीछे से टर्न करते रहेंगे, जिस पॉइंट पे जाके उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी उसको हम नोट कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल जो एक टैबलेट की हार्डनेस होती है वो 5 to 8 kg के दरमियान में, मतलब कि ना उसकी अगर इस दरमियान में आपकी टैबलेट ब्रेक डाउन हो रही है तो उसकी नॉर्मल है हार्डनेस। अगर इससे पहले हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आपका जो टैबलेट है वो सॉफ्ट है, और अगर इसके बाद होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए हम इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से फाइजर हार्डनेस टेस्टर भी वर्किंग उसकी सेम है। तो इसमें भी हम इसके ये जो दो जार्स बने हुए हैं उनके दरमियान टैबलेट को पुट करते हैं और पीछे से इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के जिस पॉइंट पे जाके उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है वो उसके ऊपर जो ये मीटर लगा हुआ है यहाँ पे हमें उसकी रीडिंग मिल जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं किसी भी टैबलेट की हार्डनेस को चेक करने के लिए। तो आगे है जी फ्राइएबिलिटी टेस्ट। फ्राइएबिलिटी टेस्ट जो है, इस फ्राइएबिलिटी इज द फिनोमेना वेयर द सरफेस ऑफ टैबलेट इज डैमेज और शोन अ साइट ऑफ डैमेज ड्यू टू मैकेनिकल शॉक। इसमें क्या है कि फ्राइएबिलिटी टेस्ट में हम फ्राइबिलिटी कहते हैं कि सही एक फिनोमेना है जिसमें कोई सी भी टैबलेट की जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है या फिर उसकी कोई साइड डैमेज हो, हमें इस तरह से नज़र आए कि कोई उसकी साइड जो है डैमेज हो। और डैमेज किस वजह से हो सकती है? मैकेनिकल शॉक की वजह से। मैकेनिकल शॉक कब मतलब कि किस तरह उसके ऊपर अप्लाई होता है? तो देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग उसकी ब्रेक डाउन ना हो सके, इसीलिए हम फ्राइएबिलिटी टेस्ट करते हैं। यही वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं कि इसमें हम मतलब कि आपके पास जो टैबलेट है उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कोई भी अगर मैकेनिकल शॉक मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, हैंडलिंग बाय कस्टमर के दौरान अगर कोई भी उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल शॉक लग रहा है तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उसको अवेल कर सके, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ मतलब कि होनी चाहिए। अब आगे है जी फ्राइएबिलिटी टेस्ट अपरेटस। ये अपरेटस यूज़ करते हैं हम फ्राइएबिलिटी टेस्ट किसी भी टैबलेट को चेक करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या काम होता है कि इसमें हमने ऊपर से टैबलेट को पकड़ देते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं। जब ये रोटेट होता है तो ये इसके अंदर जो स्लाइड बनी हुई है, ये टैबलेट को एक साइड से उठाकर दूसरी तरफ वो टैबलेट गिरती हैं और हम मतलब कि एक स्पीड की ख़ास स्पीड होती है कि यहाँ इस स्पीड के ऊपर उनकी ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए, तो उस स्पीड के ऊपर हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो इससे हमें जो ब्रेक डाउन होती है, जिसकी जो ब्रेक डाउन या जो ब्रेक हो जाती है उसका हमें पता चल जाता है कि वो इस पॉइंट पे ऊपर ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो फ्राइएबिलिटी यानी कि वो सॉफ्ट है और वो किस पॉइंट पे ऊपर जाके ब्रेक डाउन उसकी हो रही है, ये भी हमें इसके पता चल जाता है। आगे है जी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हम मतलब कि आपके पास जो कोई टैबलेट है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कितना एक्टिव ड्रग प्रेजेंट है, कितनी उसकी कंसिस्टेंसी प्रेजेंट है, इसको हम चेक करते हैं। और ये एक एसेंशियल स्टेप है इन क्यूसी ऑफ टैबलेट क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल में ये एक एसेंशियल स्टेप है। इससे हमें पता क्या चलता है, इसमें हमें पता ये चलता है कि आपके पास कोई भी टैबलेट है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे कि हम पैरासीटामोल की बात करें, पैनाडोल की बात करें तो उसमें पैरासीटामोल होता है, तो पैरासीटामोल कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, इसको हम चेक करने के लिए कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट करते कैसे, इसके लिए हम जो है रैंडमली सेलेक्ट करते हैं 30 टैबलेट, उनमें से 10 के ऊपर हम मतलब कि ना 10 का हम एनालिसिस करते हैं। उनमें से 10 में जो होती है उसमें ये 9 जो है ना 9 आपके पास उसमें जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसा कि मैं पैरासीटामोल की बात कर रहा था, वो जो है 85% से कम नहीं होना चाहिए और 115% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बाकी जो एक रह गया 10 में से हम 10 टैबलेट का एनालिसिस कर रहे हैं, एक जो है एक का हम 75 से कम नहीं होना चाहिए और 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये टेस्ट नहीं होता तो फिर हम जो 30 सेलेक्ट किए होते हैं, फिर जो बाद में बाकी रह जाते हैं 20, उनका एनालिसिस करके हम इस तरह से कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट मतलब कि उसके अंदर कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है इसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम देखते हैं कि कौन सी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक इसमें यूज़ होती हैं। तो देखिए हम उन यूज टेक्निक दिस टेस्ट प्रोसीजर दैट फॉलो आर एप्लीकेबल टू सब्सटेंस दैट अब्जॉर्ब IR एंड UV रेडिएशन। मतलब कि जो सब्सटेंस आपको पता है कि IR और UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए या फिर UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके क्या काम होता है, आपको पता है कि जैसे आप जानते हैं UV विजिबल में आप कोई भी सब्सटेंस को सैंपल प्रिपेयर करके लिक्विड फॉर्म में हम इसमें रखते हैं, तो जिस पॉइंट पे ऊपर आप उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो हमें पता चल जाता है। तो इससे हमें हमारे पास एक जनरल भी होता है, उससे हम उसका कंपैरिजन करके पता चल जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इस तरह से। और इसी तरह से हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। हम मतलब कि उसके अंदर अपना सैंपल जो है, अपना कोई भी कंपाउंड है उसको प्लेस करते हैं और जहाँ पे उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है तो हम उसका जो USF एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है उसके साथ हम कंपेयर करके अपने स्पेक्ट्रम को एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा कंपाउंड या कौन सा मिक्सचर, कोई भी कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने UV विजिबल का थोड़ा सा बताया हुआ है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिखाया हुआ है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करके। यहाँ पे आपके पास कोई भी ड्रग का मिक्सचर है, उसका आप सैंपल प्रिपेयर करके लिक्विड फॉर्म में सैंपल प्रिपेयर करते हैं
और फिर हम यूवी विजिबल के अंदर उसको रखते हैं। इससे हमें यूवी विजिबल हमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है हमें एक ग्राफ देता है। ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट थे, क्योंकि वो एक ख़ास वैल्यू देता है और हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसके साथ हम उसका कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट थे। आगे है जी क्रोमेटोग्राफी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है इसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। किसी भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम क्रोमेटोग्राफी की कोई भी टाइप को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि इसके क्वालिटी क्या क्वालिटी है, और किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि कितनी अमाउंट में कोई भी आपका सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो टाइप्स क्रोमेटोग्राफी की यूज़ होती हैं वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारी टेक्निक यूज़ होती है। और इनमें से जो HPLC है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC जो है वो भी मतलब कि यूज़फुल टेक्निक हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, उसके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी है इनके इंस्ट्रूमेंट के लिए, हमें बहुत कोई कॉस्टली नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए ये यूज़फुल टेक्निक्स हैं। आगे HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये हमें हाई रेजोल्यूशन एंड आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है HPLC की और GC की, गैस क्रोमेटोग्राफी की। और जो आपके पास अगर आपके पास कोई मटेरियल बहुत कम अमाउंट में भी है, इसके लिए इन दोनों की टेक्निक के लिए आपका जो सैंपल है वो भी आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। HPLC जो है और गैस क्रोमेटोग्राफी, इनमें गैस क्रोमेटोग्राफी जो है किसी भी गैस कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होती है। और कोई वोलाटाइल लिक्विड है तो उसको भी, इसका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी से। और अगर कोई आपके पास लिक्विड फॉर्म में सैंपल है, नॉन वोलाटाइल हो चाहे वोलाटाइल है, उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं HPLC के ज़रिए। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम भी दिखाई हुई है HPLC की कि किस तरह से हम मतलब कि आपके पास जो एक मेथनॉल इलेवेंट है जो आपका सोलवेंट मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ होता है, आगे पंप लगा हुआ है जो इसको बहुत ज़्यादा पंप के साथ आगे फ़्लो करवाता है, कैरी करवाता है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम के ऊपर आप देख रहे हैं इंजेक्शन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इस यहाँ पे आपका सैंपल जो है आप इसको इंजेक्ट करते हैं और कॉलम के अंदर इसकी सेपरेशन, कॉलम के अंदर आपने स्टेशनरी फेस फिल किया होता है और स्टेशनरी फेस जो है वो मूव नहीं करता, जो मोबाइल फेस आपका पीछे से आ रहा है वो मूव करता है और इन्फिनिटी की बेस पे इसके इनमें सेपरेशन हो जाती है। जिस हमारे सैंपल में से जिस कंपोनेंट का ताल्लुक जो है मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगा वो पहले इल्यूट आउट हो जाएगा, और जो इसका स्टेशनरी फेस के साथ हो इन्फिनिटी ज़्यादा होगी वो थोड़ा देर बाद यानी कि थोड़ी देर बाद इल्यूट आउट होगा। इस तरह से हम इसकी सेपरेशन भी कर लेते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। एंड दिस इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पीछे से गैस सिलेंडर जो है, इसमें जो मोबाइल फेस है ना, ये हमारा कोई गैस होता है, जो मोस्टली जो गैसेज यूज़ होती हैं वो इनर्ट गैसेज यूज़ होती हैं, और हीलियम गैस को भी हम यूज़ कर सकते हैं और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों गैसेज जो मोस्टली यूज़ होती हैं। तो यहाँ से पीछे से हम कैरियर गैस या मोबाइल फेस को फ्लो करवाते हैं, ऊपर से हम यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करते हैं। और ये जो इसके अंदर कॉलम है यहाँ पे हमने स्टेशनरी फेस को फिल किया होता है, तो जैसे तरह से पीछे से मोबाइल फेस फ्लो करेगा तो सैंपल भी स्टेशनरी फेस के ऊपर फ्लो करेगा। और इस तरह से जैसे बिल्कुल HPLC में हमने बात की है अभी कि जिसका इन्फिनिटी जो है मोबाइल फेस के साथ जो ज़्यादा होगी वो पहले इल्यूट आउट हो जाएगा और जिसकी कम होगी वो बाद में इल्यूट आउट होगा। तो इस तरह से हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और प्योरीफिकेशन सेपरेशन करने के लिए हम ये क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मी।